तो चलिए आज के इस नए विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली सिनेमैटिक थ्रिलर की, द लास्ट विटनेस, शैडोज ऑफ द सिस्टम। हम इस कहानी के उलझे हुए प्लॉट, किरदारों के बीच की टेंशन और उन गहरे डार्क थीम्स को डिकोड करेंगे जो सत्ता और करप्शन के इर्द गिर्द बुने गए हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे इस थ्रिलर की दुनिया में चलते हैं। ठीक है, तो सीधे कहानी में कूदते हैं। इमेजिन कीजिए शिकागो की अंधेरी, बारिश से भीगी हुई सड़कें। रात के 2:15 बज रहे हैं। एक खाली गली में 17 साल की मिया कार्टर नंगे पैर भाग रही है। वो पूरी तरह डरी हुई है, हाथों से खून बह रहा है और उसके ठीक पीछे एक काली एसयूवी रेंग रही है, बिल्कुल किसी शिकारी की तरह जिसे पता है कि उसका शिकार अब कहीं नहीं जा सकता। अचानक अंधेरे से कुछ नकाबपोश लोग निकलते हैं, मिया को एक इंजेक्शन देते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। गाड़ी से एक आदमी बाहर आता है जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा है और वो बेहद शांति से एक खौफनाक लाइन बोलता है, उसे वापस ले चलो। मतलब शुरुआत से ही कहानी एक गहरा सस्पेंस और खौफ पैदा कर देती है। तो अब आते हैं कहानी के पहले हिस्से पर, शिकागो अपहरण और हमारे टूटे हुए नायक का जुनून। अब यहाँ हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर ईथन गोल्ड से। देखिए, ईथन कोई आम आदमी नहीं है, वो एक पूर्व यूएस मरीन है और कभी अमेरिका के टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स में गिना जाता था। लेकिन उसकी जिंदगी तब पूरी तरह पलट गई जब एक क्राइम सिंडिकेट की जांच करते हुए उसने अपनी पत्नी को खो दिया। आज के समय में ईथन साउथ शिकागो के एक अंधेरे, सीलन भरे अपार्टमेंट में बैठा रहता है। उसके इर्द गिर्द सिर्फ विस्की की बोतलें हैं और उन गुमशुदा लोगों की कोल्ड केस फाइलें हैं जिन्हें मियामी, लास वेगास और एलए के सिस्टम ने पूरी तरह भुला दिया है। यही दर्दनाक अतीत उसके इस जुनून को हवा देता है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है, जब ईथन टीवी पर मिया के गायब होने की खबर देखता है तो उसका दिमाग तुरंत क्लिक करता है। मिया का केस, उसकी उम्र, किडनैपिंग का तरीका, ये सब उन दर्जनों पुरानी फाइलों से हूबहू मैच कर रहा था जो ईथन के पास पड़ी थी। उसे एक बेहद डरावना एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, कोई बहुत बड़ा सिस्टम चला रहा था। ये अलग अलग शहरों की कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े लेवल का वेल प्लान्ड ऑपरेशन है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, नेटवर्क का खुलासा और भ्रष्टाचार की वो गहराई जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। इस भयानक खुलासे के बाद कहानी हमें आधी रात के वक्त एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर ले जाती है। बाहर भयंकर तूफान है। यहाँ ईथन की मुलाकात होती है सोफिया रीड से, जो FBI की एक साइबर एनालिस्ट है। सोफिया की आंखों में आप साफ डर देख सकते हैं और वो जो बताती है वो इस थ्रिलर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। पता चलता है कि सिस्टम टूटा हुआ नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से खरीद लिया गया है। मतलब सोचिए, पुलिस डिपार्टमेंट्स, लोकल जज, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और यहाँ तक कि फेडरल एजेंट्स को भी पैसे खिलाए जा रहे हैं। रातों रात पुलिस रिपोर्ट्स डिलीट हो जाती हैं, गवाह गायब हो जाते हैं। ये देखकर लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिन पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो खुद इस खेल का हिस्सा हैं। अब कहानी की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है। सोफिया के लीड को फॉलो करते हुए ईथन एक पुराने लावारिस मोटेल के कमरा नंबर 214 में पहुंचता है और यहाँ जो सुराग मिलते हैं वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। दीवारों में छिपे हुए कैमरा, बिस्तरों के नीचे लगी भारी जंजीरें, कुछ नकली पासपोर्ट और ताज़ा खून। साथ ही एक छिपा हुआ लैपटॉप जिसमें लड़कियों की नीलामी का पूरा शेड्यूल है। लेकिन इससे पहले कि ईथन कुछ समझ पाता, अचानक कमरे में गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। नकाबपोश हमलावर ऑटोमेटिक हथियारों के साथ अंदर घुस आते हैं और एक बेहद हिंसक खूनी मुठभेड़ शुरू हो जाती है। इस पूरी मारकाट के बाद ईथन किसी तरह एक हमलावर को जिंदा पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि वो किसके लिए काम कर रहा है। वो आदमी दर्द से हंसता है और मरते मरते सिर्फ एक लाइन कहता है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि इस देश का मालिक कौन है। और अगले ही सेकंड वो अपने दांत में छिपा साइनाइड का कैप्सूल चबा लेता है। कहानी खत्म। ये पल साफ कर देता है कि भाई, ये कोई सड़क छाप गुंडे नहीं है, ये एक पूरी तरह से प्रोफेशनल, अछूत और ऑर्गेनाइज्ड टेरर है जिसे बहुत ऊपर से पावर मिल रही है। और फिर हम एंटर करते हैं कहानी के तीसरे हिस्से में, अरबपति का मुखौटा और खुले आम घूमते राक्षस। और ये कॉन्ट्रास्ट देखिए कितना शानदार है।
एक तरफ मोटल में खून खराबा चल रहा है और दूसरी तरफ हम इस कहानी के मेन विलन विक्टर केन की बिल्कुल साफ सुथरी शानदार दुनिया में कदम रखते हैं। पब्लिक की नजरों में विक्टर क्या है? एक परोपकारी अरबपति हीरो जो बच्चों के अस्पतालों में करोड़ों दान करता है। मीडिया उसे सिर आंखों पर बिठाती है, लेकिन पर्दे के पीछे का सच बेहद खौफनाक है। उसी के आलीशान होटल के ठीक नीचे हाईटेक बायोमेट्रिक दरवाजों के पीछे उसने एक अंडरग्राउंड जेल बना रखी है जहां वो पीड़ितों को कैद करके रखता है। ये देखकर एक गहरी मनोवैज्ञानिक दहशत होती है कि कैसे समाज के सबसे बड़े राक्षस अक्सर सबसे शरीफ चेहरों के पीछे छिपे होते हैं। विक्टर केन सिर्फ पैसों का लालची नहीं है, वो मेंटली बहुत क्रूर है। एक सीन में वो अपनी सर्विलेंस स्क्रीन पर 24 घंटे निगरानी कर रहा होता है। एक डरी हुई लड़की रो रही है, दया की भीख मांग रही है, लेकिन विक्टर के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आती। वो बिना किसी इमोशन के कहता है, डर लोगों को आज्ञाकारी बनाए रखता है। ये एक लाइन उसके पूरे साम्राज्य का असली सच बयां कर देती है। वो लोगों को इंसान मानता ही नहीं, उसके लिए वो सिर्फ अपना कंट्रोल बनाए रखने की एक मशीन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, ग्लोबल टेकडाउन, और वो क्लाइमैक्स जहां पूरे सिस्टम का पर्दाफाश होता है। अब देखते हैं कि कहानी यहां से कैसे अपनी टॉप स्पीड पकड़ती है। सोफिया फाइनली केन के प्राइवेट सर्वर्स को हैक कर लेती है और बूम, उसे पता चलता है कि मिया कार्टर अभी भी जिंदा है। उसका जीपीएस सिग्नल शिकागो के यूनियन स्टेशन के पास ब्लिंक कर रहा है। जो कहानी शिकागो की सड़कों से शुरू हुई थी, वो अब तेजी से लास वेगास के अंडरग्राउंड कैसीनो और फिर मियामी के तूफानी बंदरगाहों तक पहुंचने वाली है। टाइम लगातार हाथ से निकलता जा रहा है और खतरे का लेवल हर गुजरते दिन के साथ और भी बड़ा होता जा रहा है। यूनियन स्टेशन वाला सीक्वेंस तो एकदम कमाल का है। स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ है। ईथन किसी तरह मिया को उस भीड़ में ढूंढ लेता है। मिया के सिर पर हुड है और वो बहुत डरी हुई है, लेकिन जैसे ही ईथन उसके पास पहुंचता है, अचानक एक स्नाइपर की गोली उनके ठीक बगल वाले कांच को चकनाचूर कर देती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। नकाबपोश शूटर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये एक जबरदस्त पैनिक का माहौल है जहां ईथन मिया को बचाकर भागने की जद्दोजहद कर रहा है। इस भयंकर अफरा तफरी के बीच सोफिया अपना मैजिक दिखाती है। वो रिमोटली पूरे शिकागो के ट्रैफिक सिस्टम को हैक कर लेती है। सारी पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर लगे भयंकर जाम में फंस जाती हैं और इसी का फायदा उठाकर ईथन और मिया शहर की बिल्कुल अंधेरी खौफनाक सबवे सुरंगों में उतर जाते हैं और वहां से बच निकलते हैं। अब यहाँ जो बात सामने आती है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। जब वो दोनों उन अंधेरी सुरंगों में छिपे होते हैं तो मिया रोते हुए असली सच्चाई बताती है। विक्टर केन का असली मकसद सिर्फ इंसान बेचना नहीं है। वो इन लड़कियों का इस्तेमाल करता है ताकि पावरफुल लोगों का, जैसे बड़े राजनेताओं और मशहूर हस्तियों का, वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर सके। मतलब वो अमेरिका के एलीट क्लास पर पूरा कंट्रोल स्थापित कर रहा था। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये तो एक तरीके से एक पैरेलल सरकार चलाने की साजिश थी। और फिर कहानी में आता है लास वेगस का वो धमाकेदार ऑपरेशन। एक जासूस की गद्दारी के बाद ईथन अपनी जान पर खेलकर एक अमीर खरीदार के भेष में उस खौफनाक नीलामी में घुस जाता है। उसकी घड़ी में एक कैमरा लगा है, लेकिन तभी अलार्म बज उठते हैं और पूरे कैसीनो में भारी अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच सोफिया कमाल की बहादुरी दिखाते हुए बिजली के तारों से अपनी जंजीरें तोड़ती है और विक्टर की एन्क्रिप्टेड फाइल्स को सीधे ग्लोबल मीडिया सर्वर्स पर अपलोड कर देती है। फाइनली पूरी दुनिया के सामने सच्चाई आ जाती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं कहानी के महा क्लाइमैक्स पर। मियामी के डॉक्स, बाहर मूसलाधार बारिश और भयंकर तूफान। लड़कियां शिपिंग कंटेनर्स में बंद हैं। ईथन वहां अकेला ही पूरी फौज से भिड़ जाता है। स्नाइपर्स, गोलियों और धमाकों के बीच से लड़ता हुआ वो आखिरकार उस कार्गो शिप पर विक्टर केन तक पहुंच ही जाता है। दोनों के बीच एक बेहद क्रूर और खूनी लड़ाई होती है, जिसका अंत ईथन के विक्टर को उस गहरे अंधेरे समंदर में फेंकने के साथ होता है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, अंधेरे में छिपे राक्षस और कहानी के विषयगत परिणाम। इस इंटेंस और वायलेंट क्लाइमैक्स के बाद हम देखते हैं कि इस पूरे कांड का हमारी दुनिया पर क्या असर होता है। जो डेटा वेगास से लीक हुआ था ना, उसने पूरे अमेरिका में एक तूफान ला दिया। बड़े बड़े राजनेता अरेस्ट हो जाते हैं। वो सारे पुलिस डिपार्टमेंट जो इस करप्शन का हिस्सा थे, वो इंक्वायरी के बोझ तले पूरी तरह ढह जाते हैं। विक्टर का बनाया हुआ पूरा नेटवर्क, उसके तस्करी के खुफिया रास्ते, सब कुछ तबाह कर दिया जाता है। एक पल के लिए लगता है कि चलो फाइनली सब ठीक हो गया,
लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। एक बेहद इमोशनल सीन में सोफिया बारिश में एक मेमोरियल वॉल के पास खड़ी है। वहाँ लापता लड़कियों की तस्वीरें लगी हैं, मोमबत्तियां जल रही हैं। तभी वहाँ खड़ी एक छोटी सी बच्ची सोफिया को देखती है और बड़ी मासूमियत से एक सवाल पूछती है, क्या अब बुरे लोग चले गए हैं? सोफिया इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। वो बस चुपचाप शहर की तरफ देखती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि इस सिस्टम का जहर इतनी आसानी से नहीं मिटता। सच तो ये है कि राक्षस कभी पूरी तरह गायब नहीं होते। वो बस अंधेरे में चले जाते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक दुनिया दोबारा अपनी आंखें बंद नहीं कर लेती। ये कहानी हमें इसी एक बेहद गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि पावर पर हमेशा नजर रखना क्यों इतना जरूरी है। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। इस डार्क और थ्रिलिंग सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।